जय श्री राम। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एसएमसी आईसीटी, जिससे आप मार्केट के बिग प्लेयर्स जैसे इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, हेज फंड्स, स्मार्ट मनी और प्रो ट्रेडर्स की ट्रेडिंग डायरेक्शन को बहुत ही आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और उन्हीं के साथ अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान करके हाई प्रोबेबल, सेफ और हाई रिस्क रिवार्ड वाले प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इस एक वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड इतनी सारी जानकारी दूंगा जिससे आपकी ट्रेडिंग स्किल एक बिगिनर से प्रो लेवल का हो जाएगा, जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही आसान बना देगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बायस का होना बहुत ज़रूरी है। बायस यानी आप मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं कि मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप बाय करेंगे या सेल करेंगे, आपका मार्केट सेंटिमेंट बुलिश है या बियरिश, इसे ही हम बायस कहते हैं। तो आपका बायस बस यूं ही रैंडमली आप नहीं बना सकते, जो कि इस वीडियो को देखने से पहले तक कुछ लोग करते आए होंगे, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और वो एक सिस्टमेटिक ढंग से अपना बायस बनाना सीख लेंगे। तो बायस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, चार्ट पर एक मार्केट स्ट्रक्चर, जिसे देखकर आप अपना माइंडसेट बनाते हैं कि आप बाय करेंगे या सेल करेंगे। आज तक आप क्या स्ट्रक्चर देखते थे चार्ट में? सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, कि मार्केट सपोर्ट पे आए तो बाय और रेसिस्टेंस पे आए तो सेल। इससे थोड़े एडवांस ट्रेडर क्या देखते हैं कि मार्केट अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस पर स्ट्रगल करे तभी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस माना जाएगा और उसके बाद वो बाय सेल करते थे। और इनसे भी एडवांस ट्रेडर प्राइस के इस लेवल पर स्ट्रगल करने के बाद उसके कंफर्मेशन पर ट्रेड लेते हैं। कुछ लोग मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटर्स, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन स्ट्रेटजीज वगैरह वगैरह यूज करके अपना बायस बनाते हैं। इस तरह के बायस बनाने पर ना तो आप मार्केट के डायरेक्शन को लेकर कॉन्फिडेंट होते हो, ना ही आपके पास मार्केट का क्लियर डायरेक्शन होता है। ऐसे में आपकी सही एंट्री और एग्जिट अलॉन्ग विद मनी मैनेजमेंट ही आपको लॉस से बचा सकती है। और ज़्यादातर लोग यह भी सही से फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उनका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता। पर आज इस वीडियो को देखने के बाद से आपका बायस, आपकी एंट्री, आपकी एग्जिट, आपका एसएल, टारगेट, रिस्क रिवार्ड सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान से देखा और अच्छे से इसके हर पॉइंट को समझा तो आई गारंटी कि आप एक बिगिनर से सीधे एक प्रो लेवल के ट्रेडर बन जाएंगे, जिसके बाद आपको कहीं भी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बायस देखने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है मंथली के चार्ट पर। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, भाई मुझे तो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, मैं मंथली का चार्ट क्यों देखूं? तो यकीन मानिए, इंट्राडे चार्ट उस बड़ी पिक्चर का ही छोटा सा एक सीन होता है जो बड़े टाइम फ्रेम पर चल रहा होता है, जो एक दूसरे से लिंक्ड होता है और अलग अलग टाइम फ्रेम के ये छोटे छोटे पार्ट मिलकर ही पूरी पिक्चर को बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको ये समझाता भी हूँ और दिखाता भी हूँ कि ये कैसे काम करता है। मार्केट हमेशा पीओआई टू लिक्विडिटी या फिर लिक्विडिटी टू पीओआई मूव करता है। इसके अलावा वो पीओआई टू पीओआई और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी भी मूव करता है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी वो जानना हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा सारा फोकस मार्केट के पीओआई टू लिक्विडिटी और लिक्विडिटी टू पीओआई जोन पर मूव करने के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि हम अपने सारे ट्रेड्स यही इनिशिएट करेंगे। तो अब ये लिक्विडिटी और पीओआई क्या है? लिक्विडिटी का सीधा सा मतलब है ट्रेडर्स के एसएल, यानी सबसे ज्यादा एसएल जिस एरिया, जोन या प्राइस पॉइंट पर होता है उसे ही हम लिक्विडिटी कहते हैं। एक रिटेल ट्रेडर को शुरू से क्या पढ़ाया जाता है कि अगर उसे बाई करना है तो कैंडल के लो के नीचे एसएल, और अगर उसे सेल करना है तो कैंडल के हाई के ऊपर अपना एसएल प्लेस करना है। और यही वो करता चला आता है और यही उसकी आदत भी बन जाती है। तो हाँ, ऐसी जगह जहाँ एक साथ बहुत सारे रिटेल ट्रेडर अपना एसएल प्लेस करते हैं, ऐसी जगह अपने आप एक लिक्विडिटी जोन बन जाती है। तो इस मंथली के चार्ट पर कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी होगी? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। हम कभी भी करंट कैंडल की कोई लेवल को मार्क नहीं करते क्योंकि अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इस एरियाज में होगी, क्योंकि यहाँ पे कैंडल का हाई है और यहाँ कैंडल का लो है, क्योंकि ये एक स्विंग है और ये भी एक स्विंग है। इसे हम स्विंग हाई कहते हैं क्योंकि एक हाई पे बना हुआ है, और इसे हम एक स्विंग लो कहते हैं क्योंकि ये लो पे बना हुआ है। तो मोस्टली रिटेल ट्रेडर अपने एसएल इस तरह की जगह पर ही रखते हैं क्योंकि शुरू से उन्हें ऐसा ही सिखाया गया है। तो ये एक मंथली का चार्ट है, यही काम वो 5 मिनट के चार्ट पे करते हैं। वो इस तरह की कैंडल के नीचे भी अपना एसएल प्लेस करते हैं और इस तरह की कैंडल के नीचे भी अपना एसएल प्लेस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा और उसने अपना एसएल यहाँ प्लेस किया होगा तो उसका एसएल यहाँ पे हैंड किया गया है। और इन सब में नियरेस्ट लिक्विडिटी कौन सी है? तो यहाँ से यहाँ अगर हम देखें, ये 620 पॉइंट्स का लिक्विडिटी जोन है, और अगर हम इसे ऊपर से नीचे देखें तो ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का लिक्विडिटी जोन है। तो सबसे नियरेस्ट लिक्विडिटी कौन सी हुई? ये वाली।
अगर हम इसे और रिफाइन करें तो इस रेड कैंडल के नीचे आपकी लिक्विडिटी होती है। तो प्राइस हमेशा सबसे पहले नियरेस्ट लिक्विडिटी या पीओआई पे आता है। अब लिक्विडिटी तो मैंने आपको बता दिया, अब ये पीओआई क्या होता है। तो देखो, पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब नाम से ही क्लियर है कि जिस जगह ट्रेडर का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो बाई या सेल करने में, वो जगह हो जाती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की। अब जिस तरह लिक्विडिटी जोन रिटेल ट्रेडर्स द्वारा बनाई गई होती है, उसी तरह पीओआई बिग ट्रेडर्स लाइक इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, हेज फंड्स, स्मार्ट मनी प्रो ट्रेडर्स वगैरह की बनाई हुई होती है, जहां इन बिग प्लेयर्स के द्वारा ह्यूज क्वांटिटी में बाई सेल की जाती है, ब्लॉक डील्स की जाती है, और उनकी इसी हरकत की वजह से ऐसी जगह पर एक ऑर्डर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह बन जाते हैं। और यही मार्केट के बिग प्लेयर्स के वो फुटप्रिंट्स होते हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई करके इन बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड लेते हैं। और इस तरह ट्रेड लेने के इसी कॉन्सेप्ट को SMC-ICT कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट हमेशा एक लिक्विडिटी टू पीओआई जोन और पीओआई टू लिक्विडिटी जोन की तरफ ही मूव करता है, और यही खेल चलता रहता है। यही खेल सैकड़ों सालों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है। यही कॉन्सेप्ट मार्केट को हमेशा चलायमान बनाए रखता है, इसलिए वो कभी रुकता या थकता नहीं है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन पीओआईज यानी ऑर्डर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चार्ट पर स्विंग्स आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि बहुत ही आसान होता है। ये देखिए, ये एक स्विंग है। सबसे पहले मैं इन लाइंस को रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए, ये एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है, ये एक ऑनगोइंग स्विंग है। अगर हम इसे और छोटा करें तो आप यहाँ पे एक स्विंग देखोगे, यहाँ एक स्विंग देखोगे, ये भी एक स्विंग है। तो इस तरह से आप स्विंग को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अगर आपको एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो आपको किसी स्विंग लो पर लास्ट सेलिंग कैंडल ढूंढना है। ठीक इसी तरह अगर आप एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आपको किसी स्विंग हाई पर लास्ट बाइंग कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कैसे करते हैं? लास्ट सेलिंग कैंडल या लास्ट बाइंग कैंडल के हाई और लो को एक रेक्टेंगल बॉक्स से आप मार्क करते हो, यही ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। तो यहाँ पर हमने लास्ट कैंडल की हाई लो को मार्क किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यही कैंडल क्यों? क्योंकि यहीं से प्राइस रिवर्स हुआ है, और मार्केट के एक ऑनगोइंग ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए बहुत पैसा लगता है, यानी अरबों खरबों रुपए लगते हैं। यहीं पर बड़े प्लेयर्स ने ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेंड को रिवर्स कराने के लिए अपने ऑर्डर्स एक्सिक्यूट किए होते हैं। यहीं पर बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स होती है। तो आपको मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई या स्विंग लो को सबसे पहले देखना है। तो यहाँ पर ये मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई है और ये मोस्ट रिसेंट स्विंग लो है, और ये है एक ऑर्डर ब्लॉक। तो अब क्या इन ऑर्डर ब्लॉक्स को देखते ही आपको ट्रेड ले लेना है? नहीं, क्योंकि कोई भी कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा या नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा? मार्केट तो हर कैंडल के बाद ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकता है ना। तो इसके लिए आपको एक कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए यहाँ पर एंट्री होती है एक एफवीजी की, यानी एक फेयर वैल्यू गैप की। क्योंकि जब तक एक फेयर वैल्यू गैप ना बन जाए कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं माना जाता, और बिना एफवीजी के उस ऑर्डर ब्लॉक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक स्विंग हाई या स्विंग लो के आसपास एक एफवीजी को तलाश करना होता है। और उसे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, चलो बताता हूँ। तो एफवीजी को आइडेंटिफाई करने का एक 3 कैंडल रूल होता है, जिसमें आपको 3 कैंडल का ऐसा साइड ढूंढना होता है जिसमें फर्स्ट कैंडल के हाई लो और थर्ड कैंडल के हाई लो के बीच में एक गैप होता है। अब मान लो आप एक बुलिश एफवीजी ढूंढ रहे हो, तो आपको एक स्विंग लो पर 3 ऐसे कैंडल का साइड ढूंढना है जिसमें फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में एक गैप नजर आए, कुछ इस तरीके से। ठीक इसी तरह अगर आप एक बेयरिश एफवीजी ढूंढ रहे हो तो वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेकंड कैंडल से आपको कोई भी लेना देना नहीं है, बस फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में आपको एक इस तरीके से बॉक्स मार्क कर लेना है, और वही आपका एफवीजी होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर मैं इसे प्रैक्टिकली आपको चार्ट पे समझाऊं तो इसे हम हाइड कर देते हैं। और एफवीजी को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल तरीका है कि जो भी कैंडल आपने मार्क करना है उसके हाई पर या फिर लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और इसके बाद आप देखिए कि फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में एक गैप नजर आएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे भी नजर आएगा। तो जैसा कि आप इन दोनों कैंडल्स के बीच में गैप देख सकते हो, ये गैप ही एफवीजी कहलाता है। और जैसे ही आपको एक एफवीजी मिल जाए तो ये कैंडल आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो हमारे ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हैं।
जो कि आपका एक POI यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्राइस या तो अपने नियरेस्ट POI की तरफ भागता है या फिर अपने नियरेस्ट लिक्विडिटी की तरफ भागता है। तो इस मंथली चार्ट पे अभी हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस ऑलरेडी अपने एक नियरेस्ट POI यानी ऑर्डर ब्लॉक में एंटर कर चुका है। और इस बात का ध्यान रखें कि हम कभी भी करंट कैंडल को कंसीडर नहीं करते। तो आप जिस भी टाइम फ्रेम पे हों और जिस भी टाइम फ्रेम पे आप अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हैं या POI ढूंढ रहे हैं या फिर लिक्विडिटी ढूंढ रहे हैं, आपको करंट कैंडल को कंसीडर नहीं करना है। तो अगर हम इस कैंडल को कंसीडर ना करें तो हमारे पास ये 2 कैंडल हैं। और इसके अकॉर्डिंग अभी क्या हो रहा है, तो मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था और भी मार्केट अगेन उस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, वहां से एक रिजेक्शन लिया, ठीक है। और यहाँ ठीक इसके नीचे एक लिक्विडिटी है। तो आई होप अब आपको लिक्विडिटी और POI का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जिसमें एक ऑर्डर ब्लॉक आता है, FAG आता है, मिटिगेशन ब्लॉक आता है, ब्रेकर ब्लॉक आता है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आगे भी कौन कौन से ब्लॉक्स इसमें आते हैं। और अगर अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और मेरा कोई भी इरादा आपको कंफ्यूज करने का नहीं है। इसलिए मैंने सिर्फ इसमें वही टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जो एक्चुअल में आपके काम आने वाले हैं, ना कि मल्टीपल चीज़ों को बताकर आपको कंफ्यूज करना है। क्योंकि SMC ICT में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, बट हम इस वीडियो में उन्हीं एलिमेंट्स को रखेंगे जो हमारे एक्चुअल में काम आने वाले हैं, जो कि सिर्फ थ्योरी ना हो, प्रैक्टिकल हो। तो लिक्विडिटी और POI के बाद अब बात आती है कि प्राइस यहाँ से यहाँ मूव करेगा या नहीं करेगा, या प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, प्राइस यहाँ से नीचे भी आ सकता है। अभी भी ये कंफ्यूजन यहाँ पे बना हुआ है। और अगर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है तो यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे लेना है, तो अब हमें ये समझना है कि प्राइस POI टू लिक्विडिटी कैसे मूव करता है, क्यों मूव करता है और कब करेगा भी या नहीं करेगा। क्योंकि प्राइस तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, तो आपको कैसे कंफर्मेशन मिलेगी कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। तो देखिए, ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करने के लिए भी एक रूल होता है, और यही रूल आपको क्लियरिटी देता है। तो आप मार्केट की डायरेक्शन को लेके कॉन्फिडेंट रहते हैं, और छोटी मोटी आपके अगेंस्ट मूव भी आ जाए तो आप उससे डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। ये स्ट्रेंथ आपको SMC ICT देता है। तो चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक के उस रूल की। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और आपको यहाँ ट्रेड लेना है। तो ऑर्डर ब्लॉक का रूल है कि जब भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, उसके बाद एक FAG बनती है, तब वो ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो जाता है, और इसके बाद प्राइस वापस से इस ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट करने आता है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि FAG ढूंढना है। FAG ढूंढने के बाद आपको ये क्लियर हो जाता है कि उस जगह पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद मूव करता है, उसके बाद अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता है। ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये प्राइस ने मूव किया और फिर प्राइस ने इसे रीटेस्ट किया। तो यहां मैं मार्क कर देता हूं, ये है आपका OB। ये मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। इसके बाद बारी आती है डिस्प्लेसमेंट। तो ये मार्केट ने क्या किया, टैप किया। उसके बाद बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो ये इसने डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता, जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर लेता है तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है। तो इस लिक्विडिटी को हैंड करने के लिए फिर वो एक मूव देता है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जब वो ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनाता है तो इसके अंदर भी POIs बने होंगे, इसके अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक्स बने होंगे, इसके अंदर भी लिक्विडिटी बनी हुई होगी, जो कि आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाई देगी। फिर जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्या होता है कि जो छोटा सा मूव आपको नजर आ रहा है, जो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको वहां दिखाई देगा, ठीक है। तो एक डाउन मूव का स्ट्रक्चर है, तो वो कुछ इसी तरह के बना, जहाँ पे हाई है, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह के फॉर्मेशन में मार्केट यहाँ नीचे आया होगा, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हर बार उसने क्या किया, लोअर लो को ब्रेक किया है, अपने लोअर लो को ब्रेक किया है। ये लोअर लो बनाया, फिर उसे ब्रेक किया, ये लोअर लो बनाया, फिर उसे ब्रेक किया, अब ये लोअर लो बनाया और फिर इसे ब्रेक किया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि
ये है आपका BOS। ये तो है डाउन ट्रेंड का। अब ये अप ट्रेंड का बना देता हूँ आपका मैं, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे भी अपने पिछले स्विंग को तोड़ के एक नया हाई बनाता है, ठीक है। इस स्विंग को तोड़ के फिर से एक और हायर हाई बनाया। तो जब भी वो पिछले स्विंग को तोड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी BOS, ठीक है। उसी तरीके से एक टाइम ऐसा आता है जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है और वो इस स्ट्रक्चर को तोड़ता है और कुछ इस तरीके का मूव देता है। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी लोअर हाई है। जैसे ही लोअर हाई ब्रेक होता है, जब ये लोअर हाई ब्रेक होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी जब ये ट्रेंड यहाँ चल रहा है तो उसने कभी भी अपने लोअर हाइस को ब्रेक नहीं किया है, पर जैसे ही लोअर हाई मार्केट रिवर्स करके ब्रेक करता है और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इस जगह पे कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। जैसे ही इस कैंडल को ब्रेक किया होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसके अंदर इंटरनली बना होगा, जो कि आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हो। अब ये एक मंथली का कैंडल है। मंथली के कैंडल के अगर आप वीकली के चार्ट पे जाके देखोगे, वीकली या डेली के चार्ट पे जाके देखोगे तो आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये प्राइस ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया, ये नीचे आने का स्ट्रक्चर ये है और यहाँ पे हर बार वो क्या करता जा रहा होगा, BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता जा रहा होगा नीचे की तरफ। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट लेता है तो डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे वो क्या करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसे आप कुछ इस तरीके से माने, ये कैंडल यहाँ बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो मूव है आप उसे ये कैंडल मान सकते हो। तो इस कैंडल में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जब होती है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये डाउन मूव आता है, ये जो आप डाउन मूव देख रहे हो, ठीक है। अब ये कैंडल मैंने नीचे लगाया है, कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो डाउन मूव कम है। तो देखो, इसका कोई पैरामीटर नहीं होता, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इस कैंडल में जितने भी POIs बने होंगे, लिक्विडिटी बनी होगी, क्योंकि ये क्या है, मंथली का कैंडल है। तो अगर इसके लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर पे जाओगे तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर भी बने होंगे, तो वहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक्स बने होंगे, वहाँ पे भी POIs बने होंगे। तो वो क्या करता है, पूरा उसे टेक आउट कर लेता है। यानी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुई है, लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अगर ये इस तरीके से रहता है तो ठीक है, आप इसे क्या बोलते हो, प्री टेस्ट। तो ये आपका हो गया प्री टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता, ये क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस मूव कर रहा है, टैप कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, प्री टेस्ट कर रहा है। जब वो डिस्प्लेसमेंट देगा तो वो क्या करेगा, जब वो टैप करने आ रहा है तब वो क्या कर रहा है, BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। जब वो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ही ये वो साइन है जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर ब्लॉक वर्किंग है या नहीं है। तो जब वो इस रूल को फॉलो करेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट देगा, रीटेस्ट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा। क्या करेगा वो, इस तरीके से एक्सपेंशन करेगा वो बहुत तेजी से। तो ये कैंडल क्या है, आपका एक्सपेंशन है, ठीक है। तो बेसिकली ये चारों प्रोसेस होने हैं और आपको ये समझना है कि जरूरी नहीं है ये 4 कैंडल में होगा। ये जो प्रोसेस है वो एक कैंडल में भी हो सकता है, 2 कैंडल में भी हो सकता है, 3 कैंडल में भी हो सकता है, 4 कैंडल का ये पूरा सेटअप भी बना सकता है। तो वो कैसे करेगा एक कैंडल में, अगर उसे यही चीज करनी है, क्योंकि
इस तरीके से याद नहीं करना है, आपको याद करना है इसे एज अ प्रोसेस, यानी प्राइस ऊपर जाए, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, डिस्प्लेसमेंट दे, अगेन रीटेस्ट करे और उसके बाद एक्सपेंड करे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। अब वो इसे एक ही कैंडल में कैसे कर सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो ये कुछ इस तरीके से टैप करता है, ठीक है, ये आपकी कैंडल है। उसने क्या किया, यहाँ तक आया और ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, उसके बाद इसी कैंडल पे उसने डिस्प्लेसमेंट दे दिया यहाँ तक। ठीक है, तो कैंडल यहाँ तक बन गई, यानी डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। अब क्या करता है, इस पूरे मूव में, यानी जो स्पाइक दिख रहा है इस मूव में, उसने हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बनाए होंगे, पीओआईज बनाए होंगे, लिक्विडिटी बनाई होगी। तो वो क्या करेगा, फिर से इसे रिटेस्ट करने का, यहाँ तक वो पूरा रिटेस्ट कर सकता है, वो रिटेस्ट करेगा और अगेन उसके बाद इसी कैंडल पे एक्सपेंड कर सकता है ऊपर की तरफ जितना ज़्यादा चाहे। तो ये हो गया एक कैंडल में। ठीक है, अब मान लेते हैं प्राइस ने से यहाँ टैप किया, डिस्प्लेसमेंट दिया, दो कैंडल में कैसे करेगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ रिटेस्ट किया और इस कैंडल पे एक्सपेंड कर लिया। कितना हो गया, 3 कैंडल में उसने ये कर लिया। ठीक है, एक कैंडल पे कैसे करेगा, 2 कैंडल पे कैसे करेगा, 3 कैंडल पे कैसे करेगा, 4 कैंडल पे कैसे करेगा, प्रोसेस आपका सेम है, बस आपको समझना है। आपको बहुत ध्यान से जब लाइव मार्केट रहेगा तो आपको ये चीज़ को समझना है, इस कैंडल के पूरे मूव को देखना है कि उसने किया क्या क्या है। और उसका तरीका यही है कि आप 2 विंडो खोल लो, एक में आप हायर टाइम फ्रेम को रखो, एक में आप लोअर टाइम फ्रेम को रखो। उससे आपको समझ में आने लगेगा कि हायर टाइम फ्रेम पे वो क्या कर रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, क्या उसने कंटिन्यू रखा है बीओएस बनाना, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कर रहा है कंटिन्यू, और आप चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है। तो अगर वो इस तरीके से मूव करता रहता है तो आपको कोई भी लेना देना नहीं है उससे, क्योंकि उसने सिर्फ बीओएस किया है, चॉइस नहीं किया है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया है। तो अगर वो इस तरीके से मूव कर रहा है तो आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर वो ऐसे भी कर लेता है और उसने अगर अभी तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया है तो फिर वो कैंडल आपके काम का नहीं है। आपको नेक्स्ट कैंडल को देखना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, जहाँ पे वो चेंज ऑफ कैरेक्टर करे। ठीक है, तो चाहे वो इस तरीके से करे, ये अभी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये तो हम चेंज कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, वो क्या करेगा वो बता दिया। 2 कैंडल में ये काम कैसे कर सकता है, यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और यही उसने एक स्पाइक बना दिया। ठीक है, और कैंडल नीचे आ गया, यहां तक आ गया मान लो। फिर से बताता हूँ, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ प्राइस ने मूव किया, यहाँ उसने मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, यहाँ उसने डिस्प्लेसमेंट दिया बट चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट वैलिड नहीं है। यहाँ पे जाके उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो अंदर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर आएगा। तो यहाँ पे उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और अगेन यहाँ पे रिटेस्ट किया है उस चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ये वाला पोर्शन इस स्पाइक में उसने बनाया है चांस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है प्रोसेस, एक्सपेंशन का, एक्सपेंड कर लेगा। तो यहाँ पे बहुत ही बारीकी से आपको इस चीज को देखना है। आई होप मैंने आपको बहुत ही आराम से आसान तरीके से इस चीज को समझा है। क्योंकि अभी आप क्या करोगे, मैंने आपको 4 कैंडल का प्रोसेस बताया, आप 4 कैंडल याद कर लोगे, आप उन्हीं 4 कैंडल को थंब रूल मान के चलोगे और वहाँ पे आप लाइव मार्केट में ये चीज ढूंढते रहोगे। कभी कई बार होता है बनता है, कभी कभी नहीं बनता है। तो नहीं बनने का कारण क्या है, वो पहले ही वो काम कर चुका होता है और ये वाला जो स्पॉट है आपसे मिस हो जाएगा, क्योंकि आप तो इसे 4 कैंडल में ढूंढ रहे होगे, जबकि उसने 1 कैंडल में ही कर लिया, 2 कैंडल में कर लिया, 3 कैंडल में या 4 कैंडल में या 3 कैंडल में कर लिया और आप चौथे कैंडल का वेट करें। तो ये चीज नहीं करनी है, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, क्या उसने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया या नहीं किया। अब इस मूव को अगर आप लॉजिकली देखो तो वो क्या कर रहा है, और मार्केट में इस समय हम क्या बोलते हैं, देखो मार्केट ने ट्रैप कर दिया बोलते हैं ना, तो उसने कितनी बार ट्रैप किया इस जगह पे। यहाँ रिटेस्ट करेगा तो इनका एसएल जाएगा, यहाँ पे फिर वो डिस्प्लेसमेंट लेगा तो इन सेलर्स का एसएल जाएगा, उसके बाद फिर रिटेस्ट करेगा तो फिर इन बेचारे बायर्स का एसएल जाएगा, और उसके बाद फिर एक्सपेंड करेगा तो फिर इन सेलर्स का एसएल जाएगा।
तो आप सोचो कि एक ही जगह पे कितनी बार एसएल देते हैं। और रिटेल ट्रेडर को कभी ये बात समझ में नहीं आती कि वो जब भी जो करने को जाता है वहां पे उसका एसएल क्यों हंट हो जाता है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस मार्केट अपने आप चुपचाप करता रहता है। रिटेल ट्रेडर को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो बेचारा देखता है कि यहाँ पे तो मार्केट नीचे गया है, ठीक है। अब अगर ये कैंडल ऐसी बनी होगी तो वो क्या सोचेगा, रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा, यहाँ पे एक सेल का ऑर्डर लगाया जाए और यहाँ पे एसएल रखा जाए। देखो इसी कैंडल के हाई पे एसएल रखेगा, इसके नीचे सेल करेगा और वो सोचेगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा मूव कैप्चर करने वाला है क्योंकि उसने एक स्विंग पकड़ लिया। तो वो नीचे जाएगा मार्केट, यहाँ पहले उसका एसएल लेगा, क्या करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी खो। अब जैसे ही हाई ब्रीच होगा फिर उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, यानी फिर उसका बायस चेंज हो जाएगा। बायस कैसे चेंज होगा, वो देखेगा कि मार्केट तो अप ट्रेंड में था और उसने एक रेड कैंडल फेक कैंडल बनाया और मैंने यहाँ पे सेल एंट्री ले ली, मैं ही बेवकूफ़ था जो मैंने ये एंट्री ले ली और फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो उसे लगेगा कि अब ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा। तो अगेन वो क्या करेगा, यहाँ कहीं पे अपना बाई एंट्री लगाएगा और एसएल फिर कहाँ लगाएगा, इसी किसी कैंडल के नीचे लगाएगा। तो जो रिटेस्ट करने वाला कैंडल है वो तो यहाँ तक रिटेस्ट कर सकता है, यहाँ भी रिटेस्ट कर सकता है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद भी जाता है, यहाँ से शुरू हुआ, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा। पर आप कैसे बचे रहोगे इसमें, क्योंकि आपको पता है उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और आपको ये भी पता है कि वो रिटेस्ट करने नीचे आएगा। तो क्या आप यहाँ पे बाई करोगे डिस्प्लेसमेंट पे या फिर सेल करोगे रिटेस्ट पे, नहीं करोगे। आपको पता है कि ये प्रोसेस हो रहा है अभी। जब वो एक्सपैंड करेगा तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, बॉस होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आप चाहो तो आप क्या करोगे, यहाँ कहीं पे एंट्री लोगे। तो आप एंट्री कैसे लोगे, अभी कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी हो गई या कंफ्यूजन हो गया तो मैं इसे थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये चीज़ आपको रियल चार्ट पे बताता हूँ। तो ये हमने एक ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई किया था जो कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे इसने एफवीजी भी बनाया है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफवीजी है। अब यहाँ पे किस तरह का मूवमेंट हुआ है, आई एम सॉरी गाइस, इस वीडियो को हमें यहीं पॉज करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो की लेंथ पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। मुझे वीडियो की लेंथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं आपको सिखाने ही आया हूँ। और अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता है आपको भी वीडियो की लेंथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप भी एक जेन्युइन लर्नर हैं, आपको कुछ सीखना है तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग वीडियो के थंबनेल में वीडियो का लेंथ देख के वीडियो को स्किप कर देते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस कर देते हैं जो कि शायद उनकी ट्रेडिंग जर्नी को वेस्ट होने से बचा सकती है। तो सिर्फ उन लोगों के लिए हमें काम करना पड़ेगा ताकि वो लोग इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से वंचित ना रह जाएं। और आपको कंटिन्यू करने के लिए बस इतना ही करना है कि इसी प्लेलिस्ट के किसी SMC ICT की पार्ट 2 को देखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो कि बिल्कुल वहीं से शुरू होगी जहाँ से ये वीडियो पॉज हो रही है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और आपके अप्रिसिएशन के लिए, आपके प्यार के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और अगर इस वीडियो ने आपकी ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने उन ट्रेडर भाइयों के साथ, उन ट्रेडर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, ताकि उनकी ट्रेडिंग जर्नी भी इस वीडियो से थोड़ी स्मूथ हो सके। तो मिलते हैं कुछ ही सेकेंड्स में, जैसे ही आप पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे हम ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।